अ वेरी वार्म वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हमारा जीएफआर मेंटेन होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रास मैकेनिज्म क्या होता है। रास मैकेनिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जीएफआर को पढ़े थे, जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कैसे 10 mHg मेंटेन किया जाता है। रास मैकेनिज्म का जो फुल फॉर्म है वो है आपका रेनिन। याद रखिएगा, रेनिन में 2 N नहीं रहेगा, एक रहेगा। वो डबल N वाला मिल्क वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कह सकते हो डाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वाला नहीं, सिंगल N वाला। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखिए, इसको एक्टिवेट करवाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ कंडीशंस होते हैं, या कह सकते हैं कुछ, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में गड़बड़ होता है तब ये चीज़ शुरू होता है। वो गड़बड़ क्या है? हो सकता है कि जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है, अगर हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर रहा हो। हम कह सकते हैं कि अगर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो मेरा जो बीपी है वो डिक्रीज़ कर रहा होगा। अल्टीमेटली जीएफआर भी मेरा डिक्रीज़ कर रहा होगा। रीज़न क्या हो सकता है? कुछ भी। अगर हम बात करें किसी आयंस की वजह से अगर ये हो रहा है तो हाँ बिल्कुल, अगर ब्लड में हमारा सोडियम का, क्लोराइड्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो भी ये चीज़ स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये मैकेनिज्म इनिशिएट हो सकता है। ये काम कैसे करता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ये सब तो रीजंस हुआ कि अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है या बीपी डिक्रीज़ कर रहा है, जीएफआर डिक्रीज़ कर रहा है, तो जो किडनी है वो एक मैकेनिज्म चालू करती है जिसको हम लोग कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। पहले हम लोग किडनी के बारे में अब देख लेते हैं। अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट्स थे, एक हमारा रीनल कॉर्पसल्स होता है, और अगर सेकेंड की हम बात करें तो रीनल टिब्यूल होता है। कॉर्पसल्स की बात करिए तो ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या था? अगर आप लोग को याद होगा तो ग्लोमेरुलस जो था वो हमारा कैपिलरी का नेटवर्क था, या फिर कह सकते हो कि ब्लड कैपिलरीज का बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसमें एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल पड़े थे। उसके नीचे हमें बोमेंस कैप्सूल मिलता है। अगर हम रीनल टिब्यूल की बात कर रहे हैं तो पीसीटी का पार्ट गया, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, और अल्टीमेटली वो अपना सारा जितना भी फिल्ट्रेट वाला पार्ट है या जिसको आप यूरिन बोलते हो वो कलेक्टिंग डक्ट में डालता है। जो नेफ्रॉन्स है उसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, एफरेंट आर्टेरियोल मच ब्रॉडर उसका ल्यूमेन होता है, इफरेंट आर्टेरियोल का जो ल्यूमेन होता है वो मच नैरोअर होता है। नीचे में कैपिलरीज है आपकी, फिर यहाँ पे हमारा बोमेंस कैप्सूल है। यू आर हैविंग योर पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एंड द फर्दर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देखिए, रास मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए हम लोग को कुछ स्पेशलाइज सेल चाहिए होते हैं, या स्पेशलाइज पार्ट जिसको आप कहते हो जेजी सेल्स। ठीक है, इसको हम लोग जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपैरेटस भी कहते हैं। ये कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं। किसके होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं जेजी सेल्स। ठीक है, ये जेजी सेल्स किसके पार्ट हैं? तो ये हमारे एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स होते हैं। ये हमें मैक्सिमम एफरेंट आर्टेरियोल्स में मिलते हैं। और हमारे कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं मैक्यूला डेंसा के। ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं ये डीसीटी के सेल्स कहलाते हैं। अब इसको समझने के लिए कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपैरेटस क्या है, हम लोग पहले थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो डेंस कैपिलरी नेटवर्क है, जो नेफ्रॉन का पूरा पार्ट है, ये ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, या फिर अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें और एक ऐसा डायग्राम बना दें जहाँ पे आपका बोमेंस कैप्सूल है, पीसीटी, डीसीटी वगैरह प्रेजेंट है, और इस तरीके से यहाँ पे हमारा डीसीटी, तो बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर यहाँ नोटिस करो तो यहाँ पे हमें आर्टेरियोल्स के कुछ पार्ट और ये डीसीटी का कुछ पार्ट मिल रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बट स्टिल हम लोग इसको थोड़ा ठीक से कर सकते हैं। फिर से मान लो हम इस पार्ट को थोड़ा सा कर्व कर दें या ट्विस्ट कर दें और इस जगह पे ले आए, ये हमारे ग्लोमेरुलस के सेल हो गए। ठीक है, और ठीक इसके पास आप डीसीटी को ले आओ। ठीक है, तो ये हमारा डीसीटी हो गया, ये हमारा
ग्लोमेरुलस हो गया। थोड़ा सा दिमाग में आप लोग टेस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे कुछ सेल्स है, ये सेल्स हमारे कौन से होते हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजीरियल सेल्स का बात किए थे। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस में एफरेंट और इफरेंट के सेल है उनको हम कहेंगे जेजी सेल्स। अभी जस्ट हमने बताया आपको कि एफरेंट आर्टेरियोल के पास कुछ स्पेशलाइज सेल, इफरेंट के पास भी होते हैं बट वो बहुत मिनिमम, मतलब नंबर्स बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम नंबर हमको एफरेंट के पास मिल रहा होता है, उनको कहते हो जेजी सेल्स। फिर जो डीसीटी के पास उनके मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो जेजी सेल्स होते हैं ना, ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल के सेल होते हैं। ये आपके मॉडिफाइड स्मूथ मसल के सेल्स होते हैं और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग रेनिन कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है वो तो बाद में, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे जेजी सेल्स हैं, डीसीटी के पास भी कुछ अपने सेल्स होंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हम लोग मैक्यूला डेंसा का सेल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और हमारे सपोर्टिंग सेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर मेसेनग्लियल सेल, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, नहीं भी याद करते हो कोई इशू नहीं है, बस जेजी सेल और मैक्यूला डेंसा के सेल्स को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मैक्यूला डेंसा के सेल्स है ना, ये बहुत सेंसरी इन फंक्शन होते हैं और अगर कोई भी सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज दिखता है आपको डीसीटी में तो ये एक्टिवेट हो सकते हैं। इन दोनों के एक्टिवेशन से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम लोग रेनिन कहते हैं, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, अब हम लोग उस पर चलेंगे। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि जेजी सेल्स क्या होता है, मैक्यूला डेंसा के सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जेजी सेल्स आपके ग्लोमेरुलस के सेल हो गए और जो मैक्यूला डेंसा हो गया वो डीसीटी का सेल हो गया। फर्दर मूव करते हैं रेनिन के फंक्शन पे, ठीक है। तो पहले इसको हम हटा देते हैं। देखो जी, अगर हम रेनिन का बात कर रहे हैं ना, तो आपका जो ब्लड है, हम लोग, आपको याद है लास्ट टाइम हम लोग एक बार डील कर रहे थे कि ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, रुक जाओ बच्चा, मेरा ना रेड पेन कहीं गायब हो गया, ओके लेट इट बी, हम इसको डील करते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड का कोई कैपिलरी है, ठीक है। अगर हम ब्लड की कैपिलरी की बात कर रहे हैं, एंडोथीलियम होता है जो आपको पता है, इसमें प्लाज्मा होगा ना, ठीक है। सेल्स हटा दीजिए, सिर्फ प्लाज्मा की अगर हम बात कर रहे हैं, मिल गया हमें। देखो, तो अगर हम सेल्स हटा दें, अगर हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो आप लोग को याद होगा कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं ना, इसी में से एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। याद रखिएगा ये कैसा प्रोटीन है, इनएक्टिव, ठीक है। ये प्लाज्मा में सर्कुलेट हो रहा है, ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है हमारे लिवर में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजेन एक इनएक्टिव प्रोटीन है जिसको बनाता कौन है, हमारा लिवर। अब याद करो, जो हमारे जेजी सेल्स थे, रास मैकेनिज्म तो एक्टिवेट हुआ है, तो जो जेजी सेल्स थे वो कुछ रिलीज किए थे, वो रिलीज क्या किए थे, रेनिन, ठीक है। रेनिन जो है उसके, ये जो है ना, ये सबस्ट्रेट होता है रेनिन का, ठीक है। रेनिन एक एंजाइम हो गया ना जी, तो ये क्या हो गया, उसका सबस्ट्रेट हो गया। हम लोग सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शंस भी पढ़े हैं, तो रेनिन इस पे एक्ट करता है, ठीक है। ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिन पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। ये इनएक्टिव था, ये एंजियोटेंसिन 1 में। ये एक्टिव होता है पर पार्शियली, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर सकता थोड़ा सा, बट बहुत हाइपर एक्टिव नहीं है। इसलिए हम लोग इसको फर्दर और एक पार्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। इस कन्वर्जन के लिए हमें एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप कहते हो ACE। अब ये ACE क्या है बच्चा, तो आप लोग को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब ये बना कौन रहा है, तो लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं वो इसको बनाते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। भागो नहीं, बस इतना समझो, छोटा ही सा है। देखो हम लोग क्या किए, बस रेनिन रिलीज करवाए, मैक्यूला डेंसा और जेजी सेल्स जो मिलकर आपस में रास मैकेनिज्म को इनिशिएट करवाए थे, रेनिन का रिलीज हुआ, हम लोग एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किए। फिर एक एंजाइम रिलीज हुआ हमारे लंग्स के पास, सर्कुलेशन में है भाई, देखो ब्लड कैपिलरी है, प्लाज्मा है, तो ये ब्लड में फ्लो हो रहा होगा ये सब कुछ, तो ये एंजियोटेंसिन 2 सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स के पास पहुंचा होगा। लंग्स के पास एक एंजाइम प्रेजेंट है जो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2। अब जो मेरा मेन हीरो या बोलो मेरी मेन हीरोइन है वो कौन है, हमारी एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। तो ये कूद फान मचाएगा ढेर सारा,
तो इसका ना बेसिकली 3 फंक्शन होता है। ऐसे तो हम लोग इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पढ़ सकते हैं, पर आपके बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। आप चाहो तो एक इसका डायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हो और एक इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हो। अगर हम डायरेक्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग कैपिलरी पे बात करेंगे, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज पे, जैसे कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। और इनडायरेक्ट की बात करोगे अगर पर्टिकुलरली, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे हो सकता है, पिट्यूटरी पे हो सकता है। तो अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं या हम लोग पिट्यूटरी बोल रहे हैं तो हम लोग इसकी बात कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग बुक के हिसाब से अगर चलते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक बहुत ही पावरफुल क्या है, ये एक बहुत पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसो का मतलब क्या हो गया, मेरी ब्लड की कैपिलरीज, और कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या हो गया, जो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट, अभी कॉन्स्ट्रिक्ट कहेंगे तो नहीं, बट ओके ठीक है, थोड़ा सा नैरो कर दे, ठीक है। तो ये ऐसे तो सारे वेसल्स पे काम करेगा, पर मेजरली अगर जब ये किडनी में एक्ट करता है तो ये एक्ट करता है आपके इफेरेंट आर्टेरियोल पे। प्लीज बच्चा लोग ध्यान देना, क्या चीज़ हम बताए थे लास्ट टाइम, याद होगा आपको। एफरेंट ब्रॉडर होता है, इफरेंट थोड़ा सा पतला होता है। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लड तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, लेकिन एग्जिट जो होता है उसका अमाउंट कम है। अब इसको आप और नैरो कर दिए, अगर आप इसको और नैरो कर देते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। जब यहाँ पे प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वहाँ से फिल्टरेट बनने का, जो यहाँ पे फिल्टरेट बन रहा है ना, तो ज़्यादा ब्लड क्या होगा, नीचे की तरफ पास हो सकता है, ठीक है। आई होप हमको पता नहीं दिख रहा है, नहीं तो एक बार हम ना इसको रीरेज करके फिर से करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें। देखो जी, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेनिन का फंक्शन। तो हम लोग क्या देखें कि जो एंजियोटेंसिन 2 था उसका 3 फंक्शन है। सबसे पहले हमने आपको कहा कि ये एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर तो किस पे काम किया, कैपिलरी पे। अब ये जो कैपिलरी है, जब हम किडनी पे बात कर रहे हैं तो ये किस पे काम कर रहा था, इफरेंट आर्टेरियोल पे। अब इफरेंट आर्टेरियोल पे क्या किया, इफरेंट आर्टेरियोल का मान लो इतना डायमीटर था तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके उसको पतला कर दिया, नैरो कर दिया। नैरो करने की वजह से जो मेरा वहाँ पे फिल्टरेट फॉर्मेशन का रेट था, या फिर हम कह सकते हैं GFR था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। पहला काम समझ में आया, ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। सेकेंड की अगर आप बात करो, ब्लड में है ना जी, तो ये कहाँ जा सकता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। बोलेगा भैया जागो, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवाओ। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जब हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये DCT पे आपका एक्ट करेगा, ठीक है। आपका जो पर्टिकुलरली DCT है इस पर यह एक्ट करेगा, और यहाँ पे ना जो सोडियम पोटेशियम पंप है या चैनल से उसको ओपन कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर की तरफ रीअब्जॉर्ब होने लगेगा और पोटेशियम का सिक्रीशन होने लगेगा। आपको याद होगा रास मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग पानी घटा दिए थे, BP घटा दिए थे, GFR घटा दिए थे, और एक और चीज़ हम लिखे थे कि सोडियम भी घटा हुआ है, क्लोराइड्स घटे हुए, वॉल्यूम घटा हुआ है। तो देखो सोडियम है, तो यहाँ पे ये सोडियम अगर आप बाहर ले जाए तो याद है आप लोग को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, तो DCT के बाहर में जो कैपिलरीज का नेटवर्क चल रहा था वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी था। तो ये सारा जो सोडियम जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ब्लड में ही तो जा रहा होगा। तो ब्लड में मेरा सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा। याद है DCT सोडियम को सेंस कर पा रहा था, जो मैक्युला डेंसा थे वो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन को सेंस कर पा रहे थे, जिसकी वजह से रेनिन मैकेनिज्म वो आपका रास मैकेनिज्म चालू हो गया था। उसी तरीके से यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा और पोटेशियम का क्या होने लगेगा, सिक्रीशन होने लगेगा। ये इसका सेकेंड काम है, ठीक है। अल्टीमेटली ये आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा होगा। थर्ड की बात करिए तो ये पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, हाइपोथैलेमस पे काम करता है। आप लोग को याद होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे इसका डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे ये कंप्लीट हार्मोन्स बना रहा होता है और यहाँ से बस सिक्रीशन हो रहा है। तो ये पिट्यूटरी है ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है। हाइपोथैलेमस पे एक्ट करने की वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो थर्स्ट को बढ़ाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस याद है, थर्मो रेगुलेशन, आपका सेंसेशन टू जो आपके इमोशंस वगैरह हो गए, थर्स्ट हो गया, हंगर हो गया, सैटिस्फैक्टरी हो गया, वो सब हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता था। तो ये आपको पानी पीने के लिए बोला कि और पानी पियो और पानी पियो, सोडियम बढ़ रहा है ना ब्लड में, पानी भी तो बढ़ाना होगा, वॉल्यूम बढ़ाना है हमें ब्लड का, तो पानी आपको मतलब थर्स्ट का अर्ज करवाएगा। लेकिन वो तो बात की बात है, उससे पहले ये क्या करेगा, ये आपके पिट्यूटरी से, कौन सी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज करा, जिसको आप कहते हो ADH। आप लोग को याद होना चाहिए, इसका दूसरा नाम क्या था, वेसोप्रेसिन। अच्छा, ADH का फुल फॉर्म क्या था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज डायूरेसिस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एंटी है ना, मतलब यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकता है, यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर सकता है। डिक्रीज कैसे करेगा, ये काम करेगा आपका DCT पे, ये काम करेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट पे। आप लोग को याद है, हम आपको पढ़ाए थे कि DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल मतलब जब आपको वो किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हो या कोई किसी के अंडर में आके वो काम करेगा। ये PCT में क्या था कि करना है तो करना है, ऑब्लिगेट, मजबूरी है भाई, करना ही पड़ेगा, सारा 99% रीअब्जॉर्प्शन करवाना था। DCT में क्या है, मेरा मन होगा तो करेगा, और ये मन किसका है, तो ये मन हार्मोन्स का है, ठीक है, ये हार्मोन्स के रिलीजिंग ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे ये काम करेगा और एक्वापोरिन्स इंड्यूस करेगा। अब ये एक्वापोरिन अगर आप लोग को याद होगा तो ये वाटर के चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका DCT है और जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, इससे पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा। जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो BP बढ़ेगा, ठीक है, और BP बढ़ा रहे हो तो मैं GFR भी तो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या था, एक तो हमको BP बढ़ाना था, हमको GFR बढ़ाना था। इसको कंक्लूड करोगे तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर से क्या हुआ, हम लोग नैरो कर दिए कैपिलरीज को, GFR बढ़ा दिए। सेकंड, एल्डोस्टेरोन से हमें सोडियम पोटेशियम पंप लगाया तो सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कैपिलरी से बढ़ गया। उसके बाद पानी तो पता है पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, पीछे 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 जाता रहता है। तो यहाँ पे भी आप ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, और यहाँ पे ADH से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वापोरिन इंड्यूस करवा रहे हैं, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली क्या बढ़ जा रहा है, हमारा GFR। तो ये सब मिलके जो रास मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये सब मिलके क्या किया, BP या फिर हमारा जो GFR है उसको इंक्रीज कर दिया। अब देखो झमेला कहाँ शुरू होता है, ये तो चलो ठीक है, आपने BP बढ़ा दिया, GFR बढ़ा दिया, झमेला कहाँ शुरू होता है, अगर BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कौन बुरा मानेगा, सबसे पहले हार्ट बहुत बुरा मानेगा, बोलेगा कि अरे यार तुम इतना BP बढ़ा दिए हो, हमको तकलीफ हो रहा है। क्योंकि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑरिकल का जो वॉल है ना उसको एक्सपेंशन मिलता है, वो बहुत स्ट्रेच करता है, उस मतलब प्रेशर की वजह से उसको बड़ा दिक्कत होता है। तो आर्टेरियल वॉल में एक हार्मोन या फिर आर्टेरियल वॉल से एक हार्मोन का रिलीज होता है, जिसको आप बोलते हो ANF, इसको बोलते हो आर्टेरियल नाट्रियोरेटिक